नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 8 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जो सुझाव देना हो सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और जिन अभ्यर्थियों का संडे को टेस्ट है वो टेस्ट के लिए तैयार रहे। बाकी जिसको ज्वाइन करना है वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। यहाँ खूबसूरत सा नंबर दिया हुआ है। बाकी आप लोग को रोज़ बताया ही जाता है। चलिए आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इजराइल का कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा। अभी तो देख रहे हैं हर देश दावा ही कर रहे हैं, पता नहीं ये दावा कब हकीकत में आएगा। तो चलिए दावा ही देख लेते हैं आज इन लोगों का। पहला है इजराइल का कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कई देश इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्होंने देश के जैविक अनुसंधान संस्थान द्वारा कोविड-19 संक्रमण के लिए एक एंटीबॉडी विकसित की है। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR जो एक गुप्त इकाई है तथा यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करती है। IIBR ने यह वैक्सीन विकसित की है, ठीक है। तो आप इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, कृपया इसी को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेज दीजिएगा। कभी तो यूज कर लिया कीजिए कमेंट बॉक्स, कहते कहते थक जाता हूँ आप लोगों को। अनुसंधान दल द्वारा है इसकी जानकारी दी गई, जिसने खुलासा किया कि कोरोना वायरस एंटीबॉडी या निष्क्रिय के विकास के चरण में है। वैक्सीन जो वायरस पर हमला करती है और शरीर में इसे बेअसर कर देती है। अभी तो सब दावा ही किया जा रहा है। IIBR अब अपने एंटीबॉडी का पेटेंट कराने और अपने वाणिज्यिक विकास के लिए एक अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इजराइल द्वारा किया गया है। हो सकता है कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये जो है जैविक अनुसंधान संस्थान जो कोविड-19 संक्रमण के लिए एंटीबॉडी विकसित की है वो किसकी है। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च क्या है, एक गुप्त इकाई है तथा यह प्रधानमंत्री कार्यालय का अधीन काम करती है। IIBR ने यह वैक्सीन विकसित की है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड होम रिपोर्ट, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसे यूनिसेफ कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देगा आपको, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह काम देगा। द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, ठीक है। तो यूनिसेफ क्या है इसके बारे में डिटेल आगे बताऊंगा मैं। विस्थापित लोगों में से 12 मिलियन बच्चे थे, जिनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण और 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। यानी टोटल 12 मिलियन जो आपको बताया जा रहा है, इसमें 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है और विस्थापित में 12 मिलियन से बच्चे ही हैं, और जिनमें से 3 मिलियन बच्चों का क्या है, विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ है और 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया है, ठीक है। तो इस डेटा को आप ध्यान से देख लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं, इसी को कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो 5 मिलियन में कितने होंगे ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो 2019 में सबसे ज़्यादा देखी रहे प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के बाद फिलिस्तीन, बांग्लादेश और चाइना का स्थान है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट याद रख लीजिएगा, भारत के बाद फिलीपींस, फिर बांग्लादेश और चाइना। BFBC जो याद रख लीजिएगा, भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चाइना, ठीक है। कोड याद रख लीजिएगा, ये विस्थापन हुआ है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति क्या देखते हैं, क्या है, किसे कहते हैं, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह हैं जो सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव से बचने के लिए अपना आवास छोड़ने या देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर पलायन करने को बाध्य होते हैं। तो ये होता है आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। और हम लोग देख रहे हैं जो लोग शहरों में फंसे हैं उनका क्या हाल है कि अपने घर भी जाने के लिए 4 बार सोचना पड़ रहा है उनको।
ठीक है, तो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति देख लीजिएगा आप लोग। प्राकृतिक आपदा और विस्थापन। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की तुलना में अधिक है, ये कहा गया है रिपोर्ट में। वर्ष 2019 में लगभग 10 मिलियन लोगों का पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दर्ज 9.5 मिलियन लोगों का दक्षिणी एशिया में विस्थापन हुआ है। तो 2019 में लगभग 10 मिलियन लोगों का पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दर्ज, जबकि 9.5 लोगों का दक्षिणी एशिया में विस्थापन हुआ है। भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चाइना, जैसे मैंने आपको बताया है, भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चाइना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले शीर्ष देश हैं। इन देशों में वैश्विक आपदा प्रेरित विस्थापन का लगभग 69% योगदान है। ठीक है, तो जो पूरी वैश्विक की बात अगर की जाए तो विस्थापन में 69% योगदान है। अब हम बात करते हैं संघर्ष और हिंसा के कारण क्या विस्थापन हुआ है, ये भी देख लेते हैं। वर्ष 2019 तक लगभग 46 मिलियन लोगों का आंतरिक विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ है। वर्ष 2019 में संघर्ष और हिंसा का सर्वाधिक लगभग 19 मिलियन बच्चों का आंतरिक रूप से विस्थापित होने को देखने को मिला है। संघर्ष के कारण बच्चों का आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे मीना कहते हैं, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका तथा उप सहारा अफ्रीका में हुआ है। इस प्रकार के विस्थापन को दो स्पष्ट क्षेत्र हैं, मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका। वर्ष 2019 में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों में से हर चौथा व्यक्ति संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हुआ है। तो ये पूरा डेटा आप लोग देख लीजिएगा, प्री में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा कि यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ के कितने मिलियन लोग हटे हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, उसमें विस्थापन में कारण क्या है, संघर्ष और हिंसा क्या है, कैसे हुआ है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है। ये चारों देश का नाम इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा आप लोग। आंतरिक विस्थापन किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा विस्थापन क्या है, संघर्ष और हिंसा का विस्थापन क्या है, ये सारा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आज का दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कोविड-19 महामारी और बच्चों का विस्थापन। कोविड-19 महामारी ने बच्चों की सुभेद्यता को और अधिक बढ़ा दिया है, बच्चों क्या सभी को बढ़ा दिया है। विस्थापन राहत शिविरों में सामान्यतः भीड़भाड़ होती है तथा इनमें पर्याप्त स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखना हमेशा संभव नहीं है, अतः इन राहत शिविरों में बच्चों की महामारी के प्रति सुभेद्यता अधिक होती है। और आप देख ही रहे हैं, ज़मीनी हकीकत आपको सब भली भांति परिचित होंगे कि जो क्वारंटीन सेंटर जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में, खास करके यूपी बिहार के सरकारी स्कूल में रखा गया होगा, तो वहाँ पे क्या स्थिति होगी भली बात आप लोग परिचित हैं। ज़्यादा मुझे इसको डीप में बताने की बिल्कुल आप लोग को ज़रूरत नहीं है, समझदार हैं आप लोग, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा टॉपिक। चलिए आज हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक लेते हैं हम, तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा टॉपिक 7 मई सीमा सड़क संगठन, जिसे बीआरओ कहते हैं। अक्सर यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे, या किसी भी स्टेट पीसीएस में जरूर आएगा। यूपीएससी में चलिए नहीं पूछे या कभी पूछ भी सकता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में जरूर आते हैं फैक्ट। 7 मई 2020 को सीमा सड़क संगठन, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है। तो कब स्थापना हुई थी? 7 मई 1960 को हुई थी और 60वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, याद रखिएगा। यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा इसके रख रखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। जब कनेक्टिविटी होगी तभी तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जब सड़क सही रहेगा नहीं तो सामान सही से जाएगा कैसे? आज़ादी के 50 शुरुआती वर्षों में भारत के सामने लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा की सुरक्षा तथा अपर्याप्त सड़क साधन वाले उत्तर पूर्व के आर्थिक रूप से पिछड़े सुदूरवर्ती इलाकों को भविष्य में उन्नत व विकसित करने का दायित्व था और बीआरओ इस दायित्व को पूरा करने के लिए काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है। ये सच है, ये ज़मीनी हकीकत नहीं, सच्चाई में आजकल काम हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा टॉपिक। ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। चलिए हम चौथे टॉपिक पे बात करते हैं। एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन है, तो प्रबंधन करते हैं आज इसका। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों को बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। ओल्ड इज गोल्ड,
ठीक है। और इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, आगे मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको। तो जो एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन जो है, इसमें कृषि और किसान मंत्रालय, पहले तो यही याद रखिएगा किस मंत्रालय द्वारा, जैविक एवं अजैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया है। मिशन के जरिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, इसे SHC कहते हैं, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है ये देख लीजिएगा कि 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को, देश में कितने ज़िले हैं यही कमेंट मार दीजिएगा, टोटल भारत में कितने ज़िले हैं, 1 लाख से अधिक गाँवों को किसानों को जागरूक करने पर होगा। कृषि में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं, महिलाओं, स्वास्थ्य सहायता समूहों इत्यादि के द्वारा ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत समुचित कौशल संवर्धन के द्वारा, शब्दों पे मत जाइएगा दोस्तों, टाइपिंग में एरर हो सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसमें एरर नहीं होगा। कौशल संवर्धन के द्वारा रोजगार सृजन सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन उद्देश्य फोकस क्या है? मेन उद्देश्य फोकस यही है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। जैविक और अजैविक जो उर्वरक बढ़ते जा रहे हैं, जिसका उपयोग डेली बेस बढ़ते जा रहा है, और रासायनिक उर्वरक को कम से कम इस्तेमाल करें, जिसे मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। और ये दिशा निर्देश मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक जारी हो रहा है, जो बहुत पहले जारी कर दिया गया है, जो है 2021 के लिए देश के 1 लाख से अधिक गाँवों में, सभी जिलों में मुख्य फोकस यही है। और इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं, युवा हैं, महिला है, स्वास्थ्य समूह इत्यादि। ठीक है, ये सब आपको डिटेल आपको बता दिया गया है। देखिए, यूपीएससी ने पीटी में 2016 में क्वेश्चन पूछ दिया था। उस समय के जो कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह थे, हाँ राधा मोहन सिंह जी थे, बहुत अच्छा काम किए थे उन्होंने, कृषि मंत्री, हाँ बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। तो ये इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मतलब क्वेश्चन पूछा था, तो इसको पूरा डिटेल देख लीजिएगा। हो सकता है फिर जैसे सरकार पैसा दे रही है किसानों को, हो सकता है कि इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाए, क्योंकि सरकार का मेन फोकस है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो सही हो, जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उनको पैसा भेजा जाए। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भी चालू हुआ है, किसानों को पैसा भेजा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन मतलब यूपीएससी ने 2016 में पूछा था, डिटेल आपको बता ही दिया गया है, बाकी आप लोग देख लीजिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई। अब बताइए, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, तो 5 दिन बढ़ा दीजिएगा, याद रहेगा ऐसे, वैसे तो याद नहीं रहेगा आप लोगों को। तो 19 फरवरी को किया गया है, 2015 को किया गया है, सूरतगढ़ से की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल पर, हर 2 वर्ष पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाते हैं। ये कार्ड किसानों को मृदा स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा के साथ साथ किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड का क्या महत्व है ये भी आप लोग को पता चल गया कि इसकी मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा के साथ साथ किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के सकारात्मक पक्ष क्या है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी के अनुसार योजना के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा मिला है। कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10% की कमी देखी गई है। कार्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग करने के कारण फसलों की उपज में 5 से 6% की वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो आपका चौथा भी आपका टॉपिक आज क्लियर हो गया होगा। किस मंत्रालय के अधीन है, कौन से जैव और अजैविक जो बढ़ते रासायनिक और जैव और जैविक उर्वरक जो हैं जिसके बढ़ते प्रयोग और रासायनिक उर्वरकों को कम से कम इस्तेमाल के लिए जो अभियान चलाया गया ये बताया गया, कब स्टार्ट हुआ ये भी बताया गया है, क्या फोकस है ये भी बताया गया आप लोगों को, कृषि में शिक्षा में कैसे कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा ये भी बताया गया है, और कैसे इसको काम करना है ये भी बताया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जैसे बताया है 14 में 5 जोड़ दीजिएगा, 19 फरवरी। ठीक है, सूरतगढ़, राजस्थान के सूरतगढ़ से
2 साल के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाएगा, वितरित किए जाएंगे। और पोषक तत्वों की कमी, ये भी आप लोग को बता दिया गया है। इसका पॉजिटिव क्या है, ये भी आप लोग को बता दिया गया है। चलिए, तो टोटल 4 टॉपिक आज कंप्लीट हो गए। 5वां टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश में प्लास्टिक गैस में रिसाव। आपने देखा होगा, रिसेंटली देखने को मिला है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये, कोरोना वायरस के समय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और आज तो और हद हो गई है कि मज़दूर शायद वहाँ से, जहाँ तक अभी पेपर देखा नहीं हूँ मैंने सुबह से, जहाँ तक कि कहीं से मुंबई से या औरंगाबाद से कहीं जा रहे थे बिहार, छत्तीसगढ़ या बिहार जा रहे थे, तो 12 या 15 लोगों का ट्रेन से कट के मौत हो गई है। बहुत दुखदपूर्ण है। एनीवे, क्या कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण जहरीली गैस का विस्फोट हुआ। कृत्रिम रबड़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस स्टीरीन के प्रभाव में इम्पोर्टेंट है। ऐसे एक बार भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गैस के कारण हुई थी। ठीक है, तो आप यही कमेंट मार के बताइएगा कि भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी, जो लमसम 1980 के दशक में हुआ था, डेट एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कि कब हुआ था, आप ही बताइएगा मुझे। ठीक है, तो किस गैस के कारण हुई थी और कहाँ पे, भोपाल तो चलिए मैंने बता दिया, किस गैस के कारण हुई ये कमेंट मार के बताइएगा आपको। तो जैसे यहाँ पे भी पूछ सकता है, कृत्रिम रबड़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस स्टीरीन के प्रभाव में आने से लोग सांस लेने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी कोरियाई कंपनी LG Chem द्वारा संचालित LG पॉलीमर्स के कारखाने में गैस रिसाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। RR वेंकटपुरम गांव में स्थित फैक्ट्री के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव इससे प्रभावित हुए हैं। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से इस कंपनी की स्थापना हुई थी। जुलाई 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी LG Chem ने इसका अधिग्रहण कर लिया था और इसका नाम LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से इस कंपनी की स्थापना हुआ था और जुलाई 1997 में साउथ कोरिया की कंपनी जो थी LG Chem ने इसका अधिग्रहण कर लिया था और इसका नाम बदल के LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, डेट देख लीजिएगा कब हुआ था, 7 मई। और प्लास्टिक फैक्ट्री थी जिसमें गैस गिर हुआ था और रबड़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो गैस है वो स्टीरीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी लोगों को। ठीक है, के प्रभाव में आने वाले लोग। ठीक है, तो दक्षिण कंपनी है, कितना रेंज था, ये रेंज फेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानने के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है, क्या है स्टीरीन, इसके बारे में भी चलिए हम आपको बता देते हैं। स्टीरीन एक ज्वलनशील पदार्थ है। इसका उपयोग प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर व पाइप, पॉलिस्टर, फाइबर ग्लास, रबर और लेड टैक्स के निर्माण में इस्तेमाल होती है। अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा संचालित वेबसाइट टॉक डाउन के अनुसार स्टीरीन इन वाहन से निकलने वाले धुएं, सिगरेट के धुएं, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे फल सब्जियों में भी पाया जाता है। अमेरिका स्थित पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार इसके कम समय में संपर्क में श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे आँखों में जलन, स्लेमा झिल्ली में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं ज़्यादा देर संपर्क में रहने से एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और न्यूरोपैथी से जुड़ी अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो जैसे आपको बताया गया है कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसका उपयोग इसमें होता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। और अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा जो संचालित वेबसाइट है टॉकडाउन के अनुसार स्टीरीन इस वाहन से निकलने हुए धुएं, सिगरेट के धुएं, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे फल सब्जियों आदि में पाए जाते हैं, ये भी बताया गया है। तो ये पूरा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है पैरा टेरस्ट्री ब्यूटाइल कैटेचोल PTBC। स्टीरीन गैस के रिसाव को प्रभाव को कम करने के लिए रासायनिक पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटेचोल विशाखापट्टनम पहुंच गया है। यह केमिकल दक्षिणी गुजरात के वलसाड जिले के वापी में बनाया गया है और उसका उपयोग गैस रिसाव के प्रभाव को बेअसर करने और उसके फैसले से रोकने के लिए किया जाता है। तो अभी ये स्टार्ट किया गया है, अच्छी पहल है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी आप देख लीजिएगा, दक्षिणी गुजरात के वलसाड जिले के वापी में। ठीक है, तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण DNA। आपको टॉपिक सारा बता दिया गया है, पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक जैसे इजराइल का कोरोना वैक्सीन का जो दावा है, दावा सारे देश कर रहे हैं, धरातल पे देखते हैं कब तक आता है। लास्ट एंड होम रिपोर्ट भी आपको बता दिया गया है, ये भी बताया गया कि कितने मिलियन है, क्या है यूनिसेफ क्या है, कितने मिलियन आंतरिक
रूप से विस्थापित हुए, सारा बताया गया आप लोग को। बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, संघर्ष के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, ये भी सब बताया गया है। 2019 की स्थिति बताई गई है, देश का नाम आप लोग को बता दिया गया है। आंतरिक रूप से व्यवस्थित व्यक्ति क्या होते हैं ये भी आपको बताया गया है। प्राकृतिक आपदा या विस्थापन क्या होता है ये भी आप लोग को बताया गया है, ये पूरा डिटेल। और जो जो डेट हैं, जो जो देश हैं, कितने टोटल हैं, सब बताया गया, कितने परसेंटेज ये भी बताया गया है। संघर्ष और हिंसा के कारण क्या विस्थापन हुआ ये भी पूरा डिटेल आप लोग को बताया गया, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और कोविड-19 महामारी के कारण भी बच्चों का विस्थापन हुआ ये भी आप लोग देख लीजिएगा, जो बताया गया है। सीमा सड़क संगठन का 60वां पूरा हुआ 7 मई को, ये भी देख लीजिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत और कौन कौन से कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है, ये पूरा आप देख लीजिएगा इसको भी। और एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन क्या है ये भी आपको सारा डिटेल, सॉइल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सब बता दिया गया आप लोगों को, ये पूरा देख लीजिएगा। कब स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, कौन मंत्री था और कितने साल के अंतराल पे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। मैं सक्रक्स लास्ट में इसीलिए बता देता हूँ आप लोग को, मृदा कार्ड देने का क्या बेनिफिट है, ऐसे क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, क्या सकारात्मक पहलू, ये भी सब आप लोग को बता दिया गया है। और आंध्र प्रदेश में प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव हुए हैं, कब हुआ था, किस फैक्ट्री से कौन सी गैस निकली थी, उस गैस से क्या रिकॉर्ड है, कहाँ से चला था, किस कंपनी का था, मतलब किस कंपनी का से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब कौन सी कंपनी काम संचालित होती करती है, इसको ये बता दिया गया था। किस गांव में हुआ था, कितना रेंज है, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गांव इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी वनडे एग्जाम में पूछ दे आपसे। कब हुआ था, जुलाई में या समथिंग आपको बताया गया। 1997 में दक्षिण कोरिया इस कंपनी की अधिग्रहण किया था, ये भी आपको बताया गया है। स्टीरिन के बारे में पूरा बताया गया, ज्वलनशील पदार्थ है जो उपयोग होता है, पूरा डिटेल आप लोग को बताया गया है। और क्या है ये पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटचोल, ये भी आपको बताया गया है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए। और बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं, ये प्री का भी क्वेश्चन है, ये मेंस का भी क्वेश्चन आप लोगों को है। तो जो भी पेड ग्रुप के मेंबर हैं आप लोगों से मैं 8:30 बजे मिलता हूँ आज, जैसे रोज़ मिलता था, ठीक है। तो आप लोग तब तक डीएनए को देखिए, पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो या पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो, वो दिए गए खूबसूरत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर जो दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। जिनको कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब पेपर जो होगा यूपीएससी का अब जून में तो होगा ही नहीं, तो अब देखते हैं कब होगा, जून के बाद ही होगा, जुलाई अगस्त मान के चलिए, समय मिला हुआ है, इसका पूरा का पूरा यूज कीजिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। 8:30 बजे पेड ग्रुप मेंबर हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, स्टेट लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, प्री के भी क्वेश्चन रहेंगे, मेंस टाइप के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। मेंस के क्वेश्चन दिखाई दिया हूँ मैं आपको। तो जो भी दिया जा रहा है इसको आराम से आप लोग पढ़िए और कोशिश कीजिए, वरना आप पढ़ेंगे भूलेंगे। तो इससे अच्छा है कि पढ़ ही लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। यूनिसेफ कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। तो जो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जैसे कल मैंने सीएसआर आप लोग को बताया, वो कभी नहीं ख़त्म होगा। वो जब तक यूपीएससी की तैयारी करेंगे, जब तक कोई भी तैयारी करेंगे, वो आता रहेगा। तो इससे अच्छा है एक बार पढ़ के उसको कहानी ख़त्म कर लीजिए आप लोग। डीएनए बनाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि पूरा कर्क से एक ही बार पढ़ लीजिए, आप उसको बार बार रिकॉल करते रहिए, पढ़िए और उसको हजम भी कीजिए। कंजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद उसको पढ़ के अपने आप को पचाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको पढ़िए, रिकॉल करिए, रिलेट करिए और धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर जो कराने का हमारा पूरा प्रयास है। जैसे मैंने पहले सब पे कराया जाता था, पेड ग्रुप पे ही सिर्फ कराया जाता था, क्योंकि उस समय लोग सिंसियर नहीं थे, लोग नहीं समझते थे उन सब चीज़ों को। तो जो एक स्टेप हम लोग को कड़ा एक्शन लेना पड़ा, लिया गया और आज किया जा रहा है। पेड ग्रुप पे क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है। तो आप लोग पूरा पढ़िए, प्री का भी मेंस का भी, दोनों मिला के पढ़िए। और जब पेपर होगा तो आराम से दीजिएगा पेपर, फिर तैयारी करने का पूरा भरपूर मौका मिला है आप लोगों को। चलिए, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं 8:30 बजे आप लोग से।